तो आज मैं सेंटीग्रेड नाम के एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हम सन 2002 के वक्त का सीन को देखते हैं, जहां हम नियोमी और उसका हस्बैंड मैथ्यू को देखते हैं, जो कि अपने कार में फंसे हुए थे और उनके कार के चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ था। वो बर्फ को हटाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। मैथ्यू कार को स्टार्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और इनके फोन में भी सिग्नल नहीं था, तो ये किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते हैं। इनकी कार असल में बर्फ के नीचे दब गया है। एक रात पहले ये इसी रास्ते से अपने होटल की तरफ जा रहे थे कि तभी बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है और मैथ्यू ने गाड़ी को साइड में लगा दिया था और ये दोनों ही सो गए थे। और जब ये उठते हैं तब तक इनकी गाड़ी बर्फ के नीचे दब चुका था। हम देखते हैं नियोमी, जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसकी हालात बहुत खराब होने लगती है क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा था। और हम ये भी देखते हैं कि बाहर पूरी रोड बर्फ से ढक चुका है और तूफान अभी भी चल रहा है। इनके पास खाने की कुछ सामान है, तो ये उन्हें छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि इनका खाना ज्यादा से ज्यादा वक्त तक चल सके। ये दोनों खाने के सामान को चेक करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि इनके पास 12 दिन का खाना है और 2 पानी के बॉटल्स है। उन्हें यहाँ लग रहा था कि वो रोड साइड पे ही है, तो कोई ना कोई तो उन्हें देख ही लेगा। नियोमी मैथ्यू से कहती है कि उन्हें कार से बाहर निकलकर मदद के लिए ट्राई करनी चाहिए, लेकिन मैथ्यू ऐसा करना नहीं चाहता था। वो कार से बाहर नहीं निकलना चाहता था क्योंकि ये उनके लिए सेफ था, क्योंकि नियोमी प्रेग्नेंट थी। अब उन्हें कार में फंसे हुए 3 दिन बीत चुके थे। उनके पास खाना, पानी, ब्लैंकेट्स भी थे, तो अभी तक उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ मैथ्यू अपना खाना भी नियोमी के लिए सेव कर रहा था। नियोमी यहाँ पर कुछ न कुछ लिखती रहती है कि तभी वो पानी पीती है, लेकिन वो उसकी कैप को अच्छे से बंद नहीं करती और उसे रख देती है कि तभी मैथ्यू का हाथ लगने से वो बॉटल नीचे गिर जाता है और बहुत सारा पानी गिर जाता है। मैथ्यू को इससे बहुत गुस्सा आता है, तो वो नियोमी पर चिल्लाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो नियोमी से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि इस वक्त उसे केयर की ज़रूरत है। अब कुछ देर बाद इन्हें अपने कार के ऊपर से किसी के पैर की आवाज़ आती है, तो ये दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो पैर के आवाज़ तो इनसे दूर जाने लगता है, तो ये समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं, शायद कोई जानवर था जो कि इनके आवाज़ सुनकर यहाँ से भाग गया। इनकी उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई। मैथ्यू कैंडल जलाता है और विंडो की बर्फ को गलाने लगता है ताकि पीने के लिए पानी इकट्ठा हो सके। मैथ्यू ने तो ये भी सोचा है कि अगर इनका खाना खत्म हो जाए तो ये बर्फ को खा सकते हैं। अब विंडो थोड़ी सी खुल जाती है, तो उसे इससे बहुत अच्छा लगता है। इधर नियोमी का फोन नीचे गिर जाता है और उसकी बैटरी बाहर निकल जाती है। वो जल्दी से बैटरी को फिट करके मोबाइल को ऑन करती है और अब मोबाइल में सिग्नल भी आ जाता है, तो वो अपने डैड को कॉल करके बताती है कि हम बर्फ में फंस चुके हैं, लेकिन मुझे इस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। कि तब भी उसका फ़ोन बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैथ्यू कहता है कि तुमने फ़ोन मुझे क्यों नहीं दिया, मैं उन्हें लोकेशन बता सकता था। अब 2 दिन और बीत जाता है और मैथ्यू बहुत कम खाना खाता है ताकि नियोमी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिल सके। नियोमी कहती है कि हमें विंडो तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, पर मैथ्यू ऐसा करना नहीं चाहता है क्योंकि हो सकता है बाहर अभी भी तूफान चल रहा हो। इस हालात में नियोमी बाहर नहीं चल पाएगी। अब इन्हें गाड़ी में पूरे 11 दिन बीत जाता है और नियोमी की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। वो मैथ्यू से कहती है कि मैं अपने आखिरी चिट्ठी लिखना चाहती हूँ, तो मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम ज़रूर यहाँ से निकलेंगे। कि तभी इन्हें गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं बाहर बर्फ हटाने वाली गाड़ी है। ये दोनों बहुत आवाज लगाते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठा ड्राइवर इनका आवाज नहीं सुन पाते। वो यहाँ से चला जाता है। मैथ्यू इससे बहुत टूट जाता है। अब कुछ दिन और बीत जाता है। इन्हें गाड़ी में फंसे हुए पूरे 15 दिन बीत जाता है। मैथ्यू गाड़ी के विंडो से बर्फ को पिघलाकर पानी बना लेता है। अब रात को नियोमी की पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो गाड़ी की सीट की हेडरेस्ट को निकालकर शीशा तोड़ने लगती है, पर तब भी मैथ्यू उठ जाता है और उसे शांत करता है। अब उसकी डिलीवरी का वक्त हो जाती है। मैथ्यू यहाँ नियोमी का हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि हम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। अब नियोमी एक बेबी को जन्म देती है, जो कि एक बेबी गर्ल है, जिसका नाम वो ओलिविया रखते हैं क्योंकि ओलिविया में लिव आता है। मैथ्यू को यहाँ पूरा यकीन होता है कि ये लोग जरूर जिंदा बचेंगे। नियोमी ने गाड़ी की साइड के शीशा को तोड़ दिया होता है और इससे गाड़ी के अंदर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखते देखते इन्हें यहाँ फंसे हुए 20 दिन हो चुका है।
इनका खाना भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो ये अब बर्फ खाते हैं। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैथ्यू अपने जैकेट उतारकर अपने बेटी को कवर कर देता है ताकि उसे ठंड न लगे। लेकिन अब मैथ्यू को फीवर हो जाता है। नेक्स्ट डे नियोमी देखता है कि मैथ्यू सो रहा है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर मैथ्यू नहीं उठता क्योंकि मैथ्यू मर चुका है। नियोमी अब बहुत टूट जाती है, लेकिन उसकी बेटी के लिए उसे जीना होगा। लेकिन अब खाना भी खत्म हो चुकी है, तो वो अपनी डायरी को भी खा लेती है। अब 24 दिन बीत जाती है कि तभी हम देखते हैं बाहर सूरज निकला है और इससे बर्फ पिघलने लगी है। तो नियोमी जल्दी वो बर्फ हटाती है और ओलिविया को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन गाड़ी से बाहर आने के बाद तूफान शुरू हो जाती है, पर नियोमी गाड़ी के अंदर नहीं जाती। वो ओलिविया को लेकर आगे बढ़ने लगती है। उसके अंदर चलने की भी शक्ति नहीं होती, पर वो ओलिविया को बचाना चाहती थी, तो वो आगे बढ़ती है। पर पूरा दिन चलने के बाद भी सिर्फ बर्फ ही दिखता है कि तभी वो आसमान में एक प्लेन को देखती है और प्लेन जिस तरफ जा रहा होता है वो उसी तरफ चलती है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक होटल को देखती है और अब वो होटल तक पहुंच जाती है। वो लोग उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर वो दोनों बच जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।